हे गाइस, वेलकम टू उमंग स्टडी। मेरा नाम अंकुर यादव है। मैं आप सभी का उमंग स्टडी में स्वागत करता हूं। आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ये आप देख सकते हैं। और अब तो शायद आपकी स्टडी अच्छी चलनी भी चाहिए क्योंकि आज नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, सबने देख ही लिया होगा, सर ने बता ही दिया होगा। ठीक है, तो अब बस लग जाइए पढ़ाई के क्योंकि डेट आ चुकी है। ठीक है, तो उसी सीरीज को स्टार्ट करते हैं हम। जो बच्चे नए जुड़े उनको हम बता दें, हमने एनटीपीसी सीबीटी 2016 प्रीवियस ईयर पेपर की किसी सीरीज स्टार्ट की हुई है। हमने शिफ्ट 1 का 17 जनवरी 2017 का शिफ्ट 1 का पेपर हमने कर लिया है। अब आज हम करने वाले शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, और ये टॉपिक्स है जो हमने फर्स्ट पेपर के अंदर सीख लिया है। मतलब जो भी डिटेल में जो ये टॉपिक आए थे इनको हमने डिटेल में देख लिया है। और भी काफ़ी टॉपिक थे जो मेरे को याद आया वो मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक को जिसने वीडियो फर्स्ट नहीं देखी है, जो पहली वीडियो नहीं देखी शिफ्ट फर्स्ट की, वो देख लें या एटलीस्ट ये तो देख लें कि ये टॉपिक्स किसी इम्पोर्टेंट थे उस पेपर में। तो इन टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो। क्या लिख रखा है? एंटर द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्डिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स इन सेवरल लैंग्वेज। ठीक है, ने कई भाषाओं में सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है। तो इसका आंसर क्या आएगा? पी सुशीला। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उस टाइम इनका रिकॉर्ड बना था। तो जब ये पेपर 2017 के करीब पेपर हुआ था ना, तो 2016 के करीब का करंट अफेयर है ये। तो उस टाइम क्या था कि पी सुलेखा ने किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था कि काफ़ी लैंग्वेजेस में सॉन्ग गाने का। किन किन लैंग्वेज में सॉन्ग गाया था, इन्हीं के नाम है ये अभी भी। तमिल लैंग्वेज में, तेलुगु में, ठीक है, मलयालम में, मतलब साउथ के प्लेबैक सिंगर हैं ये। ठीक है, तो पूछे कि कहाँ के हैं। और कन्नड़ में भी इन्होंने गाया था, हिंदी में भी। तो ऐसी काफ़ी लैंग्वेज में इन्होंने सॉन्ग गाया था। तो इनको क्या वर्ल्ड किसी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेस रिसर्च डज नॉट इंक्लूड द डिसिप्लिन। अंतरिक्ष संशोधन में विषय शामिल नहीं है। तो इसमें क्या नहीं है बताइए? फिजिक्स होती है यूज वहाँ पे, बायोलॉजी भी होती है, अर्थ साइंस तो होती है स्पेस में। यहाँ पे क्या है, नहीं आएगा? ह्यूमन कल्चर। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन अच्छा है, पढ़िए अच्छे से। आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी करिए, आंसर दीजिए, कमेंट में आंसर दीजिए जल्दी। और प्लीज़ शेयर करें यार वीडियो को। ठीक है, तो ये काफ़ी टाइम लगता है क्वेश्चन कलेक्ट करने में और सब में। ठीक है, प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अभी जल्दी। और अब तो मन लगने लग गया होगा स्टडी करने का क्योंकि अब तो डेट आ गई है। ठीक है, तो आप लग जाइए बस खींच के, अपनी करंट अफेयर वगैरह सब अच्छे कर लीजिए। ठीक है, और लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि अपने एटलीस्ट एनसीईआरटी पढ़ लीजिए फिजिक्स के लिए एटलीस्ट। और आप ना ही पढ़ रहे हो तो 9th-10th की फिजिक्स के क्वेश्चन आ रखे हैं काफ़ी जो एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है? ये स्टेटमेंट दे रखी है, 3 स्टेटमेंट दे रखी है, मैं बता दूं। ठीक है, और ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन को आंसर निकालने के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट हमें चाहिएगी। तो ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? हाउ मैनी पीपल्स आर इन द क्यू, मतलब एक लाइन में कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन सा डाटा सफिशिएंट है जिससे हम बता सकते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या दे रखे? ए मैन इज थर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्यू। तो मतलब एक कोई मैन है, उसके आगे 2 बंदे हैं। ठीक है, तो इससे हम कुछ बता सकते हैं भाई, इसके पीछे का डाटा हो तो ही तो बता सकते हैं कि टोटल कितने हैं। तो ये इससे पहली स्टेटमेंट से हम कुछ नहीं बता सकते। सेकंड क्या दे रखे? ए मैन इज 20th फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्यू। जो बीच से है ना, वो 20वें नंबर पे, मान लो ये कोई मिडल मैन है, उससे किसी 20वें नंबर पे, मान लो उससे 19वें, और फिर उसका वो मैन आता है 20वें। ठीक है, तो हाँ अगर ये कहता ना कि लास्ट में है 20वां ये मैन, तो हम कर देते हैं कि भाई 19 इस साइड और एक मैन, मतलब इस साइड भी 20 बंदे हो गए। ठीक है, तो 20 20 40 41 हो जाता। पर इन्होंने ये नहीं दे रखा ना कि लास्ट में इस साइड भी कोई बंदे है कि नहीं।
ठीक है। तो इस डाटा से भी हम नहीं बता सकते कुछ भी कि भाई कितने मैन है। थर्ड देखिए, ए मैन इज 7th फ्रॉम द एंड, मतलब 7 पीछे से है, तो 7 6 इसके पीछे है, फिर ये मैन आता है। एंड द 70th फ्रॉम द बिगनिंग, और 17वां बिगनिंग से है, तो 16 आगे और 17वें नंबर पे खुद है, तो कितने हो गए 16 22 और एक 23, तो 23 आदमी हो गए। तो हमें ये नहीं निकालना था क्या, पर बस हमें ये बताना था 30 स्टेटमेंट से हम निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर इस आई ऑप्शन नहीं आया होगा, तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज सफिशिएंट। ठीक है, थर्ड से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी। आंसर करिए जल्दी जल्दी, आंसर करिए, काफी आसान क्वेश्चन है, आंसर करिए। ठीक है, तो क्या दे रखा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर नॉट यूज्ड इन। ठीक है, तो आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर में पहले यूज करते ही थे। ठीक है, पहले लिखा रहता था किसी रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, और किसी मिक्सचर ग्राइंडर में, इसमें तो कहाँ गैस यूज होती है, ये नहीं होती, और एरो स्पार्कल्स में नहीं होती, तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। देखो ये जो कि था ना, क्या क्या था ये, CFC भी कह सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CF, इसको ऐसे भी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसको ये क्या करता है ना, ये ओजोन को है ना नुकसान पहुंचाता था। ठीक है, तो ओजोन में जो छेद होता है उससे CFC से होता था। ठीक है, तो इसको 1995 में 1995 इसको सीज कर दिया गया था, मतलब बंद कर दिया गया था इसको, इसके प्रोडक्शन को। ठीक है, तो अब इसकी जगह हम कौन सा यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर वगैरह में कहीं भी, तो ये यूज करते हैं HCFCS। ये क्या होता है, ये पूछ ले तो क्या होता है इसका फुल नेम, हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है, इसका पूरा नाम। ठीक है, तो ये यूज करते हैं। तो अभी भी ऐसा हो रहा है कि ये भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है ओजोन लेयर को, पर इतना नहीं जितना है। इसका भी एक ऐसे यूज अभी बन रहा है, और इसकी जगह भी वो यूज करने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश इंग्लिश का क्वेश्चन ही लगा लो, रीजनिंग का तो क्या है ये, देखो क्या है, इलिटरेट, इलिटरेट से क्या बन रहा है, एजुकेशन, तो फ्लूइड से क्या बनेगा ये पूछ रखा है। ठीक है, तो इलिटरेट से, इलिटरेट आपको पता ही होगा, अनपढ़ जो पढ़ लिखना सके। ठीक है, और एजुकेटेड जो पढ़ा लिखा हो, तो अपोजिट आ रहे हैं ना एक दूसरे के, एंटोनियम्स है ना। तो फ्लूइड का क्या होता है, बाढ़, और इसके उल्टा क्या हो जाएगा, सूखा, तो इसका क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफी आसान है, रीजनिंग तो मैं बता रहा हूँ ना, रीजनिंग तो लास्ट पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा आसान आई है। ठीक है, रीजनिंग बहुत ज्यादा आसान आ रही है, मैथ्स भी बहुत ज्यादा आसान आ रहा है। मैथ्स में नोट करने वाली बात है कि नंबर सिस्टम है ना, जो SSC में नंबर सिस्टम कम आते हैं, पर इसमें नंबर सिस्टम ज्यादा आ रखा है। ठीक है, और पर ये कह नहीं सकते हर बार की, पिछली बार पेपर हुए भी 3-4 साल हो गए, तो जरूरी नहीं है कि वही पैटर्न हो। पर मैं बताने जो हो दिख रहा है अभी तक इन पेपर में, एटलीस्ट इन चीजों में तो स्ट्रॉन्ग रही है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम तो अपना अच्छा करिए भाई, लास्ट पेपर में आया था, इसका बार का पता नहीं, पर आ भी तो सकता है ना वही पैटर्न सेम, तो इसके लिए नंबर सिस्टम तो अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और GS में एक चीज़ देखने की जरूरत है कि GS में करंट अफेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, करंट अफेयर अपनी इतनी अच्छी रखिए, क्योंकि TCS जब से आई है ना, तो करंट अफेयर तो वैसे ही ज़्यादा आने लग गई है SSC के पेपर में और सभी एग्जाम्स में। तो करंट अफेयर्स आप इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब अभी से करंट अफेयर्स आप एटलीस्ट 1 साल की तो आप कर ही लेंगे, कुछ भी यूज कर सकते हैं। कई बच्चे पूछते हैं क्या यूज करें करंट अफेयर के लिए, आजकल स्पीडी भी आती है पूरी साल की, अगर आपने नहीं किया तो स्पीडी ले सकते हैं। अब तो इंग्लिश में भी आने लगी स्पीडी, हिंदी में भी आती है। ठीक है, तो वो दोनों चीजें ले सकते हो आप, कैसे मतलब स्पीडी भी कर सकते हैं, कई मंथली वैगजीन भी करते हैं बच्चे। ठीक है, और खुद के नोट्स बनाते हैं, उससे तो अच्छा कुछ है नहीं, क्योंकि याद भी रहता है वो चीजें। ठीक है, तो करंट अफेयर को इग्नोर नहीं कर सकते। और करंट अफेयर को है ना, जो बच्चे है ना वीडियो देख के करते हैं ना, प्लीज वो रोक दिए। ठीक है, वीडियो देख लीजिए कभी कभी, पर ये नहीं है आपको वीडियो वाली चीज कुछ भी याद नहीं रहती पेपर के अंदर, चाहिए आप उसको 5 बार वीडियो को देख के चल जाएंगे। ठीक है, इतनी 1 साल की वीडियो आप कभी भी पूरी नहीं कर सकते, तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है काफी, 2.5 मंथ के करीब टाइम है। तो एटलीस्ट इस साल की पूरी करंट अफेयर की मैगजीन वगैरह करके मतलब लिख ले, नोट्स वगैरह बना ले, या कुछ कैसे भी कर ले,
तो वीडियो के चक्करों में ना पड़े, ठीक है। आप पहले ये पूरा कर लीजिए रिटर्न वाला, फिर वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो वीडियो से काम नहीं चलेगा। अब कि इतना 2-3 क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, काफी क्वेश्चन आते हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन देखो। CBT 1 में भी काफी करंट अफेयर आ रखी थी, जिन पर जो ने दिया होगा उनको पता होगा, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्चरी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। चलिए बताइए, आर्चरी कौन से देश का नेशनल स्पोर्ट है इन 4 ऑप्शन में। तो तुर्की का क्या है? तुर्की का तो नहीं है। तुर्की का क्या है? ऑयल रेसलिंग है ना, ठीक है। चाइना का क्या है? टेबल टेनिस। भूटान का क्या है? भूटान का क्या है? आर्चरी, ठीक है। हमारे पड़ोसी देशों के नेशनल स्पोर्ट्स एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो भूटान का क्या हो गया? आर्चरी। और जापान का क्या होता है? सुमो। पहलवान होते हैं ना मोटे मोटे, तो वो कहते हैं सुमो, ठीक है। और मैं बता देता हूं जो हमें पता होना चाहिए। बांग्लादेश का बताइए, बांग्लादेश का क्या होता है? कबड्डी। श्रीलंका का बताइए, जल्दी कमेंट करिए। वॉलीबॉल। और नेपाल का शायद वॉलीबॉल ही है। और अफगानिस्तान का क्या है बताइए? अफगानिस्तान का भी इंपॉर्टेंट है, ये वो भी हमारा पड़ोसी देश है। अफगानिस्तान का क्या है? बुजुकसी। बुजुकिसी क्या होता है ना कि एक ये घोड़ा ले लेते हैं, ठीक है। उस पे किसी घोड़े पे इंसान बैठा रहता है, और वो क्या कहते हैं उसको, एक मरे हुए जानवर को लेते हैं। मरे हुए जानवर लगभग बकरी होती है, उसको मतलब लेके भागते हैं और एक दूसरे से छीनते हैं। इस टाइप में ही होता है। जैसे पोलो होता है ना, जिसे बॉल को मारते हुए लेके जाते हैं, ऐसे वो किसी बकरी को लेके लेके छीन के एक दूसरे से खेलते हैं, तो उसको कहते हैं बुजक्सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। जल्दी आंसर करिए, जल्दी। आंसर नहीं दिख रहा मेरे को। अच्छा मैं देखता हूं। चूज द बेस्ट ऑप्शन एंड फिल अप द ब्लैंक। एथनिक ग्रुप ऑफ पीपल मोर अप्रोप्रिएटली रेफर्स टू द पीपल विद दे। जो एथनिक ग्रुप होता है वो किससे रिलेटेड होता है? तो देखो एथनिक ग्रुप की आप अगर डेफिनेशन देखेंगे ना, जातीय समूह, इसकी डेफिनेशन देखेंगे ना डिक्शनरी के अंदर, तो डिक्शनरी के अंदर क्या डेफिनेशन दी जाएगी सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है? ए सोशल ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन दैट इन ए लार्ज सोसाइटी इज सेट अपार्ट एंड बाउंड टुगेदर बाय कॉमन टाइज ऑफ क्या? रेस, जाति, ठीक है, लैंग्वेज और नेशनलिटीज एंड कल्चर, ठीक है। जाति, भाषा और किसी नेशनलिटी और कल्चर, ठीक है। इसके आधार पर, संस्कृति के आधार पर किसी एथनिक ग्रुप को माना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? कल्चर। देर है डेफिनेशन में शेयर्ड कल्चर, ठीक है। इन ऑप्शन में यही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए क्योंकि मैंने बता चुका है वीडियो नंबर, लास्ट वीडियो में मैंने सब कुछ बताया था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं और रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, चलो मैं फिर भी रिवाइज करवा देता हूँ। काफी बच्चों ने नए जुड़े हुए तो उनको एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। देखो ये मान लो पूरा सेट क्या है, पूरा बॉक्स क्या है? रियल नंबर का। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? इरेशनल नंबर। इसके अंदर मान लो किसे? रैशनल नंबर। ये हो गया इरेशनल ना, ये रैशनल मान लो, चलो ये रैशनल, ये इरेशनल। ठीक है, और ये दोनों क्या होते हैं? रियल नंबर। ठीक है, मिलके सारे ये रियल नंबर बन जाते हैं पूरे। ठीक है, तो क्या होता है ना, रैशनल नंबर के अंदर तो और भी काफी चीज आते हैं। तो रैशनल नंबर के अंदर क्या आता है? इंटीजर्स। ये वाला सर्कल क्या हो गया? इंटीजर्स। इंटीजर के अंदर क्या आते हैं? होल नंबर। होल नंबर के अंदर क्या आते हैं? नंबर सिस्टम, किसी नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स।
ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स तो आपको पता ही होगा, जैसे 1 2 3 नेचुरल नंबर हो गए, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या आ गए ये इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, -5 -4 ऐसे, -3 0 1 2, ये इंटीजर्स हो गए। फिर रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर जो p और q की फॉर्म में हो पर q इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और इरेशनल नंबर क्या हो गए, जो p और q की फॉर्म में ना लिखे जा सके। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, रिवीजन करवाया है। कुछ बच्चों को ना समझ में आया तो लास्ट वीडियो में देख ले, मैंने करीबन 10-15 मिनट दिया था इस टॉपिक पे, ठीक है। बस इसे रिवाइज करवाने के लिए बताया मैंने, ठीक है। तो अब क्वेश्चन करिए, जिसको आप तो याद आ गया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। जल्दी बताइए, 5 सेकेंड है सब आपके पास आंसर देने के लिए। चलो मैं देखता हूँ, रैशनल नंबर्स डू नॉट इंक्लूड्स फ्रैक्शन। अरे ये क्या बात कर रहा है, रैशनल नंबर तो होते ही p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और किसी जहाँ पे मैंने बताया q इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0, तो 1/3 हो गया, जैसे 1/8 हो गया, तो ये सारे क्या नंबर है, ये रैशनल नंबर ही है, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। अगला पढ़ लेते हैं, पर रियल नंबर्स विच आर नॉट रैशनल मस्ट बी इनरैशनल। जो किसी रैशनल नंबर, हाँ मैंने बताया ना, जो रैशनल नहीं है वो क्या है, वो इरेशनल है, ठीक है। ये रियल नंबर इज यूनिक, ये भी बात सही है, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर अलग ही होगा ना भाई, 5 और किसी -5 और 5 अलग ही है दोनों, तो यूनिक है ना अपने आप में, ठीक है। रियल नंबर्स कैन बी एडिड सब्ट्रैक्टेड और डिवाइडेड, ठीक है, रियल नंबर को कर ही सकते हैं, सारी सही है स्टेटमेंट, फर्स्ट ही गलत है, ठीक है, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में बता रहा हूँ, पर आप देखो ये कर सकते हैं, जैसे मैं MS वर्ड बोल रहा हूँ तो यहाँ पे भी MS वर्ड ही है, तो ये अंदाजा लगा सकते हैं ना कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। इतना तो आपको शायद इंग्लिश आती होगी, इतना तो कर सकते हैं, ठीक है। CBT 1 क्लियर करके बैठे हैं यार, तो ऐसे थोड़ी बैठे होंगे, कुछ तो आता ही होगा, इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। तो MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, MS वर्ड किसका एग्जाम्पल है, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, ये क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है MS वर्ड, जिसको नहीं पता वो बता दूं, ठीक है। और ये किसने, ये MS वर्ड जो एप्लीकेशन है ये किसने डेवलप की है, माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। चलिए ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आया था, हाँ तो ये भी देख लीजिए, उस पेपर में भी, लास्ट पेपर में भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे और इस पेपर में भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे। तो उस पेपर में अराउंड 2 क्वेश्चन थे, इस पेपर में अभी तक 1 तो आ चुका है, ठीक है। तो कंप्यूटर भी आपको करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी करिए। 10 सेकंड आपके पास, जल्दी, आंसर नहीं आ रहा। जिन बच्चों को आते हैं ना तो वो अपनी स्पीड इंक्रीज कर लिया करें वीडियो में, किसी, आपको पता होगा ना यूट्यूब पे एक ऑप्शन होता है 2x का, 1.75 का। अगर जिस बच्चों को आते हैं क्वेश्चन, जैसे रीजनिंग वगैरह के, मैथ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, तो अब वो किसी अपनी स्पीड तेज कर ले वीडियो के, अगर करना चाहिए तो, ठीक है। चलिए मैं करता हूँ, अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो किसी डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको लगाना है, ठीक है। तो पहले ये तो आपको पता ही होगा ना, जैसे मान लो 4 है और 5 है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 16, ये 25, मतलब अब भी ये साइन ऐसे रहेगा ना, यहाँ पे 4 और 5 में था वही स्क्वायर में रहेगा। अगर कुछ भी चीज हम कर सकते हैं, अगर देख जो पर साइन वही रहेगा, ठीक है। अगर सेम मल्टीप्लाई कर दे 2 से और इसको भी 2 से करते तो क्या होगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 होगा, तो साइन हमेशा वही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज तो आपको पता होगा, ठीक है। तो अब क्या है, सिंपल सी बात है, सब में रूट दिख रहा है तो इन सबको स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 × 5, ठीक है। दूसरा क्या बन जाएगा, 4 × में 8, तीसरा क्या बन जाएगा, 4 × में ना 16 × में 6, तो ये कितना आ जाएगा 96, ये कितना आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 40। तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा ना, तो सबसे बड़ा क्या होगा हमारा, सबसे पहले तो ये आ जाएगा सबसे पहले ये, और ये ऑप्शन रह गया 4√6। दूसरे पे कौन सा आएगा, ये 40,
तो मतलब हमारा √3 सेकंड पे आएगा, तो सेकंड पे ये है, तो आंसर क्या आ जाएगा थर्ड। ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इनको ऐसे लो, देखो 3√5 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, अंदर लिया जाए तो अंदर लेके जाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये आपस में। ठीक है, तो 9, तो अंदर लेके जाके स्क्वायर कर लो उसको। ठीक है, 9 और 9, अच्छा ये 45 आएगा। ठीक है, पर आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी 45 आ जाएगा, अंदर लेके जाओ इसको, तो ये कितना बन जाएगा, किसी 4 इंटू में 8। ठीक, ऐसे भी कर सकते हो, 16 गुना में 6। अब देख लो जिसका, मान लो भाई जैसे अगर √49 बड़ा है, ठीक है, उसका रूट बड़ा है तो वो खुद भी बड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसे भी देख सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी करिए इसको, आपके लिए 20 सेकंड है इसको करने के लिए। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देख लेना, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन एक दो अच्छे आ रखे हैं। ये तो अच्छा नहीं है, पर हाँ कोई बच्चे गलती भी कर देते हैं। अगर इसमें ऑप्शन अच्छे होते हैं ना तो ये क्वेश्चन गलती करने लायक है। अगर ऑप्शन में अंकल और आंटी दोनों दे देना तो ये कैसे क्वेश्चन अच्छा बनता, तो बच्चे काफी गलती करते। अब तो इसमें सबको पता ही चली जाएगा, क्योंकि पेपर हमेशा ऑप्शन से हार्ड होता है। ठीक है, अब मान लो जैसे कि कोई पार्टीशन ऑफ बंगाल पूछ ले तो 1905 में हुआ था, ये तो सब बता देंगे, पर डेट पूछ ले एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे ना। तो वो सारा खेल ऑप्शन का ही होता है। आसपास दे दे ऑप्शन बहुत ज़्यादा तो आप कंफ्यूज होते हैं कि भाई कौन सी साल में हुआ था। ठीक है, दूर दूर दे दे तो अंदाजा लगा ले, हाँ भाई उस टाइम नहीं हुआ। तो ऑप्शन का खेल तो होता ही है सारा। चलिए देखिए, हम देखते हैं। देखो, x इज द सन ऑफ W, जो x है वो W का, x इज सन ऑफ W। ठीक है, जो x है वो W का सन है। ठीक है, तो मतलब W, तो x क्या हो गया पॉजिटिव, मतलब लड़का है। ठीक है, तो क्या कहोगे, W इज द ब्रदर ऑफ V, तो W क्या है, ब्रदर है V का। ठीक है, V इज द सिस्टर ऑफ U, तो V क्या होगी, लड़की होगी, V इज द सिस्टर ऑफ U। पॉजिटिव नेगेटिव का तो समझ होगा ना, पॉजिटिव लड़का और नेगेटिव लड़की। हाउ इज U रिलेटेड टू X, ठीक है, और U और X के बीच में क्या रिलेशन है। देखिए, अब अगर इसका ये नहीं बता रखा ना, यू के बारे में कुछ बता ही नहीं रखा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, मतलब लड़का है लड़की है। ठीक है, तो अगर लड़का होता मतलब तो ये इसका अंकल हो जाता, अगर किसी लड़की होती तो बुआ हो जाती। तो कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि जेंडर नहीं पता हमें इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, FDI स्टैंड्स फॉर, बताइए। बहुत आसान है, ये तो सबको पता होना चाहिए। ये क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको क्या कहते हैं, FDI। देखो ये इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, FDI कितने टाइप की हो। ये नहीं, डीप जाने की जरूरत नहीं है कि आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, पर ये जरूर पता होना चाहिए कितने टाइप की FDI होती है। चलो जिनको पता है बताइए, ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। देखो, पहली होती है हॉरिजॉन्टल FDI, ठीक है, एक होती है वर्टिकल FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होती है कॉन्ग्लोमेरेट FDI। तो ये बस ऑप्शन में पूछ लेता है इनमें से कौन सी नहीं है, ये तीनों दे देगा, इनमें से कौन सी नहीं है तो चौथा एक और ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो उसको टिक लगाना पड़ेगा। तो बस आपको बस नाम पता होना चाहिए, डीप जाने की जरूरत नहीं है डेफिनेशन में, बस ये नाम एक बार याद रख लीजिए कौन कौन सी FDI होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कॉन्ग्लोमेरेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। समझ में आ रहा हो, आई होप आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक करें अभी वीडियो को, यार वीडियो को लाइक करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। एक सेकंड छूट गया, हाँ ये देखिए, सेवनटीन समिट ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट NAM was held in Venezuela with the slogan, ठीक है, तो ये तो लास्ट जबकि करंट अफेयर का है, जब उस टाइम क्या होता है 17 और 18 सितंबर
2016 में ये जो सबमिट हुई थी, 17 सबमिट हुई थी NAM की, NAM, तो इसकी ये किसी सबमिट हुई थी, तो उस टाइम इसकी क्या थी, स्लोगन क्या था इसका, यूनाइटेड फॉर पीस एंड हार्मोनी। ठीक है, तो ये तो हो गया, पर ये ध्यान रखिए जो 18th हुई थी ना, तो 18th कब हुई थी, कब हुई थी सबमिट इसकी, 2019 में। ठीक है, वो कहाँ हुई थी, बाकू अजरबैजान के अंदर, अजरबैजान के अंदर। और जो इस साल की होगी वो कौन कहाँ होगी, बेलग्रेड, और बेलग्रेड कहाँ पे है, सर्बिया। ठीक है, बस इतना याद रखें। पर हाँ ये भी ध्यान रखिए जो NAM है ना, ये जो जो ये ग्रुप है ना NAM, ठीक है, कौन क्या कहते हैं इसको, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, इसमें कितनी कंट्री आती है, 120 कंट्रीज आती है। तो UN के बाद अगर पूछ लें UN के बाद सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, तो ये कौन सा है, NAM। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। जो बच्चे ने SSC की तैयारी करी है उनको बता दो कि यहाँ पे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन आते हैं। SSC में फिर भी क्वेश्चन नहीं आते स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के, अभी तो 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं, पर किसी इसमें जरूर आते हैं। ठीक है, CBD 2 में भी हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक, इन क्वेश्चनों का कुछ नहीं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको आते जाएंगे। ठीक है, उतने ही एक्यूरेट होंगे। इनमें बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं, रीजनिंग का सबसे मतलब अगर कहेंगे ना गलतियां होने वाला टॉपिक यही है। देखिए, तो इसमें क्या होता है, पहले एक स्टेटमेंट दी रहती है, उस स्टेटमेंट को हमेशा हमें सच मानना है कि चाहे वो कुछ भी दे रखे हो, कुत्ते बिल्ली, बिल्ली कुत्ते तो कुत्ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अपना दिमाग लगाएं। तो देखो, तो पहले क्या दे रखा है, ऑल ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स। ठीक है, सो देयर इज ऑलवेज ए बिल्ट इन रिस्क व्हाइल टेकिंग मेडिसिन। ठीक है, तो देखो सभी दवाएं दुष्प्रभाव होते हैं, इसलिए दवाइयां लेते समय हमेशा अंतरिम जोखिम होते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि भाई हर दवाइयां के साइड इफेक्ट होते हैं और किसी सब दवाइयों को लेने के कुछ रिस्क होते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं इस स्टेटमेंट से, निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, नो मेडिसिन इज विदाउट द रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट। ठीक है, ये तो कह ही सकते हैं क्योंकि ये कह ही रखा है कि भाई ओल्ड ड्रग्स और मेडिसिन एक ही बात है। तो ड्रग्स ये बात सही है क्योंकि यही तो कह रहा है, ओल्ड मेडिसिन इज विदाउट द रिस्क, कोई भी दवाई विदाउट रिस्क के नहीं हो सकती, और स्टेटमेंट में कह रखा है कि सब होती है, साइड इफेक्ट होता है सबसे। ठीक है, तो अगला कौन सा है, ड्रग्स मेक थिंग्स वर्स देन द डिजीज इटसेल्फ, मतलब ड्रग्स से मतलब और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है डिजीज से भी। नहीं, ऐसा सही नहीं है, ऐसी बात तो नहीं कही है इसने। ठीक है, तो ये तो वैसे ही एथिकली गलत हो गया, तो ये गलत है। ठीक है, नहीं तो फिर कोई दवाई नहीं लेगा। ठीक है, हाँ साइड इफेक्ट होते हैं, तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, निम्नलिखित में से किसके पास एक अवसान दशमलव विस्तार है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है ना, कि जो खत्म हो जाए, मान लो 1/2 है, तो ये क्या हो गया 0.5 खत्म, कोई आगे डेसिमल के बाद और कुछ चलनी है। जैसे 1/3 ले लूँ मैं, तो ये क्या चलेगा 0.33333, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग पूछ रहा है, इनमें क्या है, तो रेशियो निकाल लो। ये क्या होता है, आपको याद होने चाहिए, 1 से लेके 15 तक रेशियो आपको याद होने चाहिए सारे भाई। 1/2 0.5 होता है, 1/3 कितना होता है 0.3333 होता है, तो ऐसे याद होने चाहिए। तो 1/6 कितना होता है 0.1666। एक सेकंड में ये हटा देता हूँ। तो ये कितना होता है 0.666, ऐसे चलता है ना। ठीक है, ये चलता रहता है, तो ये टर्मिनेटिंग कैसे नहीं है। तो ये 17 और ये 17/28 कितना होता है, 17/25 कितना होता है 170.068, तो 0.68 पे पूरा पूरा चल गया ना ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। और देख लेते हैं ये कितना हो गया 10/3, ये कितना हो गया 3 और फिर क्या होगा 33333 ऐसे। और ये तो पता ही होगा आपको 0.99999 ऐसे आता, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, जो टर्मिनेट होता है 17/25। ठीक है, ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, मैं कह नंबर सिस्टम तो भर के दे रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। In
इन साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ ए मिक्सचर। अच्छा, तो मिक्सचर की प्रॉपर्टी बतानी है आपको, ठीक है। देखो मिक्सचर की प्रॉपर्टी बताने से मैं कुछ ऐड कर देता हूं आपको। पहले मिक्सचर होता क्या है देख ले। तो क्या दे रखा है, मैं बता रहा था जो मिक्सचर क्या होता है ना, पहले तो ये इंग्लिश वाले ध्यान रखें, जो इंग्लिश वाले के लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो हिंदी वालों के लिए मैं किसी, ये आप एक सेकेंड, ये मैं किसी इंग्लिश में बताता रहता हूँ, समझाऊंगा, और ये आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, ठीक है। सेम ही बात है, अगर किसी को हिंदी में देखना है, लिखना है इसके बारे में, मिक्सचर के बारे में, तो एक सेकेंड रुकिए, मैं इसको आई होप दिख रहा होगा अब। ठीक है, तो क्या होता है, मिश्रण, एक मिश्रण किसी भी अनुपात में दो या दो अधिक पदार्थों का संयोजन होता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, सजातीय मिश्रण और विजातीय मिश्रण, ठीक है। और इस मिश्रण के गुण देख लीजिए आप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेते हैं, उसी पे देखो ये बेस है, ये क्वेश्चन गुण पे बेस है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, हिंदी में ये दिख गया, और इंग्लिश में मैं बता देता हूँ। मिक्सचर की डेफिनेशन आप लिख लीजिए अगर आपको नोट करनी है, मैं आराम से बोलता हूँ और आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर क्या होता है ना, ठीक है, मिक्सचर क्या होता है, ए मिक्सचर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो प्लस या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, और इनकी इन एनी प्रॉपर्टीज, मतलब अपनी प्रॉपर्टीज में, ये नहीं अपनी प्रॉपर्टीज भूल जाए, ठीक है, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं, हिंदी में आपको बता दिया, सजातीय और विजातीय, और इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस, और दूसरे मिक्सचर का क्या नाम होता है, हेट्रोजीनियस। और आप बताएंगे मेरे को होमोजीनियस के एग्जांपल और हेट्रोजीनियस के एग्जांपल, ठीक, आप सर्च करें चाहे कैसे भी करें, पर मेरे को कमेंट में दिखने चाहिए, ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के एग्जांपल, ठीक है। तो ये हो गया, और प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए, प्रॉपर्टीज इनकी क्या क्या होती है, किसी मिक्सचर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। जो मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर हैज नो फिक्स्ड कंपोजिशन, ठीक है, कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती, ठीक है। और किसी, टू फॉर्म मिक्सचर एनर्जी इज नाइदर प्रोड्यूस और नॉर इन्वॉल्व, जो एनर्जी का ना तो बननी चाहिए और ना ही लॉस होनी चाहिए, ठीक है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होता है, मिक्सचर हैज नो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी फिक्स्ड बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, नो फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये तो वैसे देखो सेकंड ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और किसी, और बस ये यार, और किसी, हाँ एक ही और रखिए, कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड से इनको अलग है, जैसे दाल और चावल को मिला रखा है भाई, तो उसमें से अलग कर सकते हैं ना, तो वो मिक्सचर ही है, ठीक है। तो उसको किसी, उस कंपोजिशन को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये भी गलत हो गया, इट्स कंपोजिशन इज फिक्स्ड, ये भी गलत है, मैंने बताया नो फिक्स कंपोजिशन होनी चाहिए, ठीक है, एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बस ये आंसर क्या आ जाएगा, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर्स रिटेन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को रिटेन रखने चाहिए, ठीक है। भाई दाल दाल है, चावल चावल है, ये नहीं है अलग हो जाएंगे आपस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी वाली ये लिख लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द लॉजिक इज रिटन एज IGCOL एंड देन फ्रूट इज रिटन एज, फ्रूट बताना क्या होगा, ठीक है, बताइए जल्दी से, आसान सा क्वेश्चन है, तो LOGIC ऐसे लिख लीजिए, नीचे जो दे रखा है IGCOL, तो भाई ऐसे पीछे से ये देख लीजिए कैसे बन रहे हैं, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही कैसे फ्रूट को लिख लीजिए FRUIT, तो फ्रूट में भी क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा I, और ये कहाँ पे आ जाएगा U, यही आएगा ना, U,
ठीक है। और किसी इसके बाद क्या आ रहा है, ये सी आ रहा है तो इसमें क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, और इस साइड क्या आता है, ओ आ रहा है तो इस साइड आर आ जाएगा, और इस साइड क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर से अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए नीचे वाले को, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, आई यू टी एफ आर एफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिप्लेस द स्टार एंड सन। जल्दी आंसर करिए, 10 सेकेंड आपके पास। कमेंट करके बताना कैसी लग रही है वीडियो। ठीक है, अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो सर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, रिप्लेस स्टार साइंस इन 25। ये डाटा दे रखा है, इसमें से हमें स्टार हटा के ये मैथमेटिकल साइन लगाने और देखना है कौन सा सही होगा। ठीक है, इनमें से देखना है। तो देखो मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया कि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आप सीधे आ जाओ डिवाइड पे। ठीक है, जो डिवाइड का साइन है, ठीक है, डिवाइड पे देखो। अब देखो डिवाइड सेकंड नंबर पे है, पीछे से सेकंड पे रखोगे तो यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा डिवाइड। तो देखो 35 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो चांस है कि यार ये पॉइंटों में आंसर बहुत कम देते हैं। ठीक है, तो ये चांस है कि इसके गलत होने की हो जाता है, तो पहले वो चेक करेंगे जो पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो इसको छोड़ देंगे। सेकंड ऑप्शन पे आओ। ठीक है, डिवाइड आएगा लास्ट में यहाँ पे 20 डिवाइड बाई 2, तो 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। हाँ, इसमें चांस है, तो इसको पुट करके देख लेते हैं भाई। पहले 25 प्लस में 5 35, अरे एक सेकेंड, तो क्या था कि दूसरे में पुट करके देखना है ना, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड पूरा पूरा हो रहा है। तो 25 प्लस में 5 इक्वल टू 35 प्लस मल्टीप्लाई में 20 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 10 और इसे मल्टीप्लाई कर 350 के करीब आएगा, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, तो ये हो गया गलत। ठीक है, फिर अगला देख लीजिए, डिवाइड यहाँ पे आ रहा है तो डिवाइड पहले आएगा। ठीक है, तो हाँ 25 से पूरा डिवाइड हो जाएगा 5 पे, तो इसको करके देखेंगे हम, तो इसको करके देखेंगे क्या होगा, 25 डिवाइड बाई 5। ठीक है, डिवाइड हो गया ना, और प्लस में 35 इक्वल टू 35, 25 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 प्लस में 35 इक्वल टू 20 इंटू में 2। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, 5 प्लस में 35 40, और ये भी 40, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। और फोर्थ भी देख लेते हैं, फोर्थ डिवाइड बाई सेकंड तो 5 डिवाइड बाई 35 आता, तो वो तो नहीं होता। तो फर्स्ट और फोर्थ तो हम सबसे लास्ट में ट्राई करेंगे, जब अगर ये लग सकता है पॉइंटों में आंसर, पर आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डिवाइड पे फोकस कर लीजिए। सिर्फ आपको 4 ऑप्शन की नहीं, 2 ऑप्शन चेक करने की जरूरत थी, और बच्चे क्या करते, 4 ऑप्शन चेक करते। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, और टाइम नहीं बचा सकते, और तरीके से थोड़ा सा अपने आप स्मार्ट करके तरीका बचा सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलो आज बस इतना ही था। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, या आपको किसी सब्जेक्ट में डाउट है कि कैसे तैयारी करूं कैसे नहीं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से भाई बता सकता हूं जो मेरे को सही लगता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, तो आप मेरे को किसी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ये आईडी मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, कि उसमें क्या होगा कि मैं आपको थोड़ा सा मटेरियल प्रोवाइड कर देता हूँ, जैसे कि मान लो कुछ भी क्या बताऊँ, हाँ जो भी मिक्सचर वगैरह के हो गए, डेफिनेशन हो गए, फिजिक्स के नोट्स हो गए थोड़े बहुत, तो मैं नोट्स वगैरह सेंड करता रहता हूँ इस ग्रुप पे। ठीक है, और आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आप पे इस ग्रुप में मिलेंगी, उमंग स्टडी के इस ग्रुप से। आप आई होप आप जुड़े ही होंगे, तो इस ग्रुप से आप जुड़ जाइए, और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है हर जो ये जो नई न्यूज आती है, क्या एप्लीकेशन क्या चल रहा है, और जो भी अपना प्रोटेस्ट वगैरह के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। अब तो आपको खुशी होंगे, क्योंकि अब तो डेट आ गई है, तो अब तो लग जाइए पढ़ाई के। ठीक है, तो चलते हैं, और जाने से पहले मैं एक चीज ऐड कर दूं, अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। यहाँ पर है टॉप एजुकेटर्स, और 8 दिसंबर से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएस और भी सभी एग्जामों के लिए। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी, और याद रखें ये अमाउंट पे ना कर दें, हमारा कोड यूज करें उमंग स्टडी UMANGSTUDY स्टडी, पर ध्यान रखें यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और स्टडी कंटिन्यू रखें।